चलिए, रेगुलेटिंग 1773 को पढ़ने के बाद, यानी कि भारतीय संविधान की ऐतिहासिकता, यानी कैसे संविधान की विकास यात्रा, जब आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं तो उसमें आपको कहाँ शुरुआत होता है, संविधान के स्रोत जिसे आप कहते हैं या स्रोत कहते हैं, उसमें पहला चैप्टर क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट ही शुरुआत होती है। रेगुलेटिंग एक्ट में कमियों को सुधार करने के लिए। इसके पहले के लेक्चर में हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से एनालाइज करके बता दिया है। अब आपको यहाँ ये जानना है कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कौन सा एक्ट आया, तो उसके बाद अमेंडमेंट एक्ट 1781, जिसे ये कहा जाता है कि संशोधनात्मक अधिनियम है, जिसे कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ऐसा कारण है कि इस अधिनियम को लाया गया, यानी इस अधिनियम के आने के पीछे का कारण कहाँ छिपा हुआ, तो आपको सीधा आंसर ये निकलना चाहिए कि इसमें जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कमियां थी, यानी उन कमियों को दूर करने के लिए, उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या लाया गया था, अमेंडमेंट ऑफ 1781, यानी कह सकते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। इसमें क्या किया गया, जैसे कि जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ, भारत में यानी फोर्ट विलियम में की गई थी, कलकत्ता में 1774 में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिक्शन थे, यानी क्षेत्राधिकार दिए गए थे। क्षेत्राधिकार जो दिए गए थे, यानी कि सभी मामलों को देखता था वो, यानी कि अगर ये कहा जाए कि ब्रिटिश भारत के सभी मामलों को या सुप्रीम कोर्ट देखता था और निर्णय करता था। लेकिन इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा क्या किया गया कहा गया कि गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल का जो पद है, या गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए जो काउंसिल है, या जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारी हैं, या उनके द्वारा जो किए जाए कार्य हैं सारे के सारे, या राजस्व मामले यानी विवाद जो होंगे, या राजस्व वसूली जैसे मामलों की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। किसे बाहर किया गया, गवर्नर जनरल को बाहर किया गया सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से, यानी उसके खिलाफ कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। कहाँ, कलकत्ता में। यानी सीधी बात है कि गवर्नर जनरल बाहर कर देगा, परिषद बाहर कर देगी उसकी, साथ ही कर्मचारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर कर दिए गए, उसके साथ ही साथ राजस्व मामले यानी विवाद थे उसको सब अलग किया गया, और जो राजस्व वसूली के मामले थे उनको भी क्या किया गया, बाहर रखा गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से इन चीजों को बाहर किया गया। तो लाया क्या गया, तो आप समझिएगा, इस सभी निवासी जो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश भारत जितने निवासी थे वो किसके अधीन हो गए, वो सब अधीन हो गए सुप्रीम कोर्ट के। यानी निवासी अधीन हो गए, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप बचाने के लिए उसने खुद को क्या कर लिया, बाहर कर लिया। किसके जुरिडिक्शन से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ फोर्ट विलियम, यानी जो कलकत्ता में स्थापित था। अब एक खास बात और, दो धर्म यहाँ थे, हिंदू मुस्लिम। तो ये कहा गया कि हिंदू मुसलमान के मामलों को कैसे देखा जाएगा, ये बात रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में नहीं थी। इसको जोड़ा गया क्या कि हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के जो मामले आएंगे या जो मुकदमे आएंगे, उनके व्यक्तिगत कानून के अनुसार ही निर्णित किए जाएंगे। यानी व्यक्तिगत कानून का मतलब उनके लिए कोई धर्म के आधार पर कोई कानून बना है, यानी पर्सनल लॉ उनका है, तो उसके अनुसार ही निर्णय किया जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोई अपना कानून उनके ऊपर थोपेगी नहीं, ऐसा कहा दिया गया। जैसे हिंदू विवाह की बात किया जाए तो हिंदू अधिनियम है ना, तो हमारे धर्म ग्रंथों से ही हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया था। तो यानी कोई ऐसा मामला है तो उसको कैसे डील किया जाएगा, उसका निर्णय उसी व्यक्तिगत कानून के द्वारा किया जाएगा, जैसे मुसलमानों का भी शरीयत कानून के अनुसार किया जाए। तो ये सारी बातें ध्यान में रखा गया, यानी ये बात कह दी गई। दूसरी बात कहा गया कि जो प्रांतीय न्यायालय हैं उनके खिलाफ अपील कहाँ होगी, इसमें जोड़ा गया प्रांतीय न्यायालय के खिलाफ जो अपील होती थी वो कहाँ होती थी, गवर्नर की काउंसिल में होती थी। यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें प्रांतीय न्यायालय के खिलाफ अपील होती थी। लेकिन ये भी कहा गया कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में उसके खिलाफ अपील आप कर सकते हैं। और ये भी खास बात है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल थी वो नियम भी बना सकती थी, यानी क्या बना सकती थी, विधि भी बना सकती थी। यानी विधि या नियम बना सकने की भी शक्ति किसके पास थी, गवर्नर जनरल काउंसिल में। लेकिन किसके संबंध में कानून बनाएगा, तो प्रांतीय न्यायालयों के लिए बनाएगा और काउंसिलों के लिए बनाएगा। यानी परिषदों और प्रांतीय न्यायालयों के संबंध में जो नियम विधि बनाने की शक्ति किसके पास थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास ही वो चीजें थी। यानी खुद के लिए भी नियम बना लेते थे। यानी प्रांतीय न्यायालय के खिलाफ कहाँ होता था, गवर्नर की काउंसिल में होता था। अब आप समझ सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ आपको अपील करने के लिए कहाँ जाना होता था, प्रीवी काउंसिल लंदन जाना पड़ता था। ये बातें किसकी थी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट की। जो बातें वह लिखते लिखते नहीं लिख पाई, छपते छपते नहीं छप पाई, कहाँ, रेगुलेटिंग 1773 में, उस बातों को ब्रिटिश सम्राट ने कहाँ रखवा दिया, रेगुलेटिंग इसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। यानी 1781 से लाया गया। लाने के पीछे क्या था, जो कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट में उसे जोड़ने के लिए ही इसे लाया गया था। अब इसके बाद एक आपका एक्ट है, कौन सा है, वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1785। उसके बारे में आपसे बात कर लेता हूँ।
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 विलियम पिट है ना, किसके नाम पर है? विलियम पिट के नाम पे। अब लक्ष्मीकांत उठा के देखिए, वहाँ आप सारी बातें भी समझ जाएंगे। जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट सीधी सी एक बात है। इसके बाद एक एक्ट आ रहा है, कौन सा है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगर इस एक्ट की बात किया जाए तो इस एक्ट में एक बात शुरू हुई, यानी कि जिस रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन की स्थापना की बात की थी, यहाँ पर कंपनी के अंदर ही द्वैध शासन की शुरुआत हुआ। यानी पिट्स इंडिया एक्ट की मूल बात देखा जाए तो कहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्या शुरू हो रहा है? द्वैध शासन। यानी क्या शुरू हो रहा है? द्वैध शासन का प्रारंभ हो रहा है। कैसे? जैसे देखते हैं आप, क्या कंपनी के दो मामले थे, एक था राजनीतिक मामला और दूसरा था क्या? व्यापारिक मामला। तो ये कहा गया कि पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या होता था कि जो क्या कहते हैं, एक ही परिषद, एक ही काउंसिल, एक ही लोग क्या करेंगे, दो व्यापार को भी डील कर लेंगे और राजनीतिक मामलों का भी निर्णय कर लेंगे। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट यानी विलियम पिट के नाम पर, विलियम पिट के प्रयास से इस एक्ट को लाया गया था। तो राजनीतिक मामलों के लिए क्या रखा गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यानी किसे आप कहते हैं? बीओसी बोलते हैं। और व्यापारिक मामलों के लिए क्या रखा गया? बीओडी। बीओडी है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। यानी क्या है? ये बना नियंत्रक मंडल और ये क्या बना? ये था निदेशक मंडल। क्या था? निदेशक मंडल। यानी निदेशक मंडल बनाया गया जो क्या करता था? ये व्यापारिक मामलों को देखता था। और जो नियंत्रक मंडल बनाया गया वो वाणिज्यिक यानी नियंत्रक मंडल राजनीतिक मामलों को देखता था, है ना। यानी कि बीओसी बीओडी। अब एक बात उठती कि जो बीओसी आपका है यानी नियंत्रक मंडल है, नियंत्रक मंडल नागरिक, सैन्य सरकार, राजस्व गतिविधि सब पर नियंत्रण रखता था। ये किस पर नियंत्रण रखता था? नागरिकों पर भी नियंत्रण रखता था। नागरिक के साथ साथ किस पर? सैन्य सरकार जो थी उस पर भी नियंत्रण रखता था। आप लक्ष्मीकांत को आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं सैन्य सरकार। और जो राजस्व गतिविधियां थी उस पर भी कौन नियंत्रण करता था? एक करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर करता था। गतिविधियां वो करता था, ठीक है, नियंत्रण करता। क्या नियंत्रण कौन करेगा? यही करेगा, बीओसी करेगा। अब बात होती है किसकी? अगर ये कहा जाए, इसी के द्वारा एक और घोषित कर दिया गया, क्या? इस अधिनियम ने ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र घोषित किया। किन क्षेत्रों को घोषित किया? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे या जहां उनका कब्जा था, उन सबको उसने क्या कहा? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जहां जहां कब्जा था उन्हें ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कब कब कहा गया, किस अधिनियम के द्वारा कहा गया? तो आप बताएंगे कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा घोषित किया गया था। ये बात आप अच्छे समझिएगा। ये भी आप जानिएगा, ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में जानते हैं, उसके कार्य पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कौन कर लेगा? ब्रिटिश सम्राट। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण कौन कर लिया? ब्रिटिश सम्राट। ये बात आप समझिएगा, यही आपको जानना था। इतनी बातें कहाँ है? पिट्स इंडिया एक्ट में। तो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक मामलों को अलग किया गया। कहाँ अलग किया? तो आप बताएंगे कि कैसे किया गया है? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया है। ये बात बहुत अच्छे समझिए। इसमें कुछ बातें मैंने जान के हाइड कर दी है, अभी आपको नहीं बताया है, क्योंकि जो मेंस की बातें हैं मैंने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि लिखने की बातें हैं। तो यहाँ मैं उन बातों को हटा दिया हूँ। तो आप इस बात से ना परेशान होइएगा कि सर ने आपने क्यों इसको हटा दिया, सब सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ चीज़ों को अलग रखा गया है, बाद में आपको ऐड कर दी जाएंगी। तो आपको अच्छा लगे चीज़ों को, चाहे आप जो भी यानी से जो संविधान की ऐतिहासिकता है उससे आप टुकड़ों में पढ़ रहे हैं, पढ़ना आसान भी है। लक्ष्मीकांत सामने रखिए और उसके बाद आप वीडियो को देखना शुरू करिए, सारी बातें समझ में आएंगी। अगर आप लक्ष्मीकांत कैसे पहले पढ़े भी हों तो आपको और भी आनंद आ सकता है, ऐसी बात नहीं। आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। ये बात से मैं निवेदन करता हूँ, इस बात की उन तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जो संसाधन विहीन है। कोई सुझाव हो तो बेशक दे सकते हैं। धन्यवाद।